आज की ये कहानी है जाति केंद्रित कहानियों को सिनेमाई पर्दे पर रचने वाले नीरज घेवान की। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इनके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देखते हैं। नीरज घेवान अब इंटरव्यू देकर थक गए हैं। कान फिल्म फेस्टिवल में उनकी दूसरी फीचर फिल्म होम बाउंड को काफी सराहा गया है और इस फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद 9 मिनट तक खड़े होकर लोगों ने तालियां बजाई। ये सब देखकर नीरज भावुक नजर आए और ऐसा लगा कि उन्हें अपनी भावनाओं को जाहिर करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हों। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं खुद को दोहरा रहा हूं, मेरे पास कहने के लिए कुछ नया नहीं है। वो उस मौके पर ऐसा कह रहे हैं जब ज्यादातर फिल्म निर्माता अपने काम को दूर तक ले जाने और खुद की पहचान को आगे बढ़ाने में हिचकिचाते नहीं हैं और लगातार आत्ममंथन करना ही घेवान की पहचान है। और इससे ये भी संकेत मिलता है कि उन्होंने याद देखिए 2015 में अपनी पहली फिल्म मसान आने के तुरंत बाद दूसरी फिल्म बनाने में क्यों संकोच किया था। मसान प्रेम, दुख और उस लालसा की कहानी है जिसकी इच्छा अंदर ही अंदर खाई जाती है। जाति व्यवस्था को दिखाती इस फिल्म की कहानी बनारस में बुनी गई और मसान को कान फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी में दिखाया गया था और इस कैटेगरी में उन फिल्मों को शामिल किया जाता है जो कुछ अलग और नई तरह की कहानियां बताती हैं। मसान FIPRESCI क्रिटिक्स अवार्ड और प्री अवेनियर प्रोमेटियोर अवार्ड जीतने में सफल रही है। होम बाउंड घेवान की पहली फिल्म मसान के 10 साल बाद आई और सहयोग से यह भी कान के उसी अनसर्टन रिगार्ड सेक्शन में दिखाई गई। और आप देखेंगे कि वो कहते हैं कि मैं आत्म संदेह से भरा था। मसान के लिए मिली प्रशंसा ने मेरी हिचकिचाहट को और बढ़ा दी। मैं कुछ चुनौतीपूर्ण और उस चीज की तलाश में था जिसका कोई सार्थक मतलब हो, कुछ ऐसा हो मुझसे मेल खाए, जो मुझसे सवाल करे, मुझे दूसरों से सवाल करने दे। और इस फिल्म की प्रेरणा पत्रकार वसारत पीर की द न्यूयॉर्क टाइम्स में 2020 में छपी स्टोरी टेकिंग अमृत होम में से मिली। और यह स्टोरी मोहम्मद सैयद और उनके बचपन के दोस्त अमृत कुमार की कहानी थी। एक खुद कुछ ऐसे प्रवासी लोगों में शामिल थे जो कोविड लॉकडाउन 2020 के दौरान पैदल ही अपने घर को जाने को मजबूर हुए थे। घेवान ने कहानी स्क्रिप्ट कंसल्टेंट सुमित रॉय के साथ मिलकर गढ़ी थी। इसमें मोहम्मद सैयद का किरदार मोहम्मद शोएब अली के रूप में किया गया और इस भूमिका में ईशान खट्टर हैं, जबकि अमृत कुमार से प्रेरित किरदार चंदन कुमार है। इस भूमिका में विशाल जेठवा नजर आए। और घेवान का फिल्मी सफर तो पहली फिल्म के बाद दूसरी फिल्म बनाने में लंबा इंतजार और संकोच के बावजूद घेवान एक बात को लेकर बेहद स्पष्ट थे, उनकी दुनिया सिनेमा में ही है। मूल रूप से हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले घेवान के पास इंजीनियरिंग और MBA की डिग्री है। वो गुड़गांव में कॉरपोरेट में नौकरी करने के साथ ही अब बंद हो चुकी पैशन फॉर सिनेमा.com में कंट्रीब्यूट करते थे। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के प्रोत्साहित करने के बाद वो मुंबई चले गए और उनके साथ गैंग ऑफ वासेपुर और अंगली में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में इन्होंने काम किया। और उनकी प्रतिभा सबसे पहले 2 शॉर्ट फिल्म्स शोर और एपिफनी में देखने को मिली। मसान और होम बाउंड के बीच उन्होंने एक और लोकप्रिय शॉर्ट फिल्म जूस बनाई और आप देखेंगे कि इसके अलावा उन्होंने नेटफ्लिक्स की लोकप्रिय सीरीज सीक्रेट गेम्स और अमेजन प्राइम वीडियो के लिए मेड इन हेवन के कई एपिसोड का निर्देशन भी किया। उन्होंने नेटफ्लिक्स की एंथोलॉजी फिल्म अजीब दास्तान के एक भाग गिल्ली पुच्ची का निर्देशन किया है। इस फिल्म को भारत की बड़ी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में से एक धर्मा प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया। इस कंपनी के प्रमुख करण जौहर हैं। घेवान होम बाउंड के जरिए दूसरी बार करण जौहर के साथ काम कर रहे हैं और इन सभी फिल्मों ने उन्हें देश के सबसे प्रतिभाशाली और फिल्मकारों की लीग में स्थापित कर दिया। और वहीं उनके लिए होम बाउंड में सबसे बड़ा सम्मान यह रहा कि दुनिया के दिग्गज निर्देशकों में से एक माने जाने वाले मार्टिन स्कॉर्सेज़ होम बाउंड के साथ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के रूप में जुड़े। और आप देखेंगे कि मार्टिन स्कॉर्सेज़ को मसान भी बहुत पसंद आई थी और वे उस फिल्म से भी जुड़ने वाले थे, लेकिन कुछ वजहों से ये हो नहीं पाया। उन्होंने होम बाउंड की स्क्रिप्ट 3 बार पढ़ी और फिल्म को कई बार देखा ताकि वो घेवान को रचनात्मक सुझाव दे सके। और घेवान कहते हैं कि उनके साथ जूम कॉल पर होना अब भी एक सपने जैसा लगता है।
निर्देशक के लिए ये कुछ ऐसा अनुभव रहा जिन पर अब भी उन्हें विश्वास नहीं होता है। हाशिए की आवाज बन गया घेवान का सिनेमा। घेवान महाराष्ट्र के नागराज मंजुले, तमिलनाडु के पा रंजीत, मारी सेल्वराज, लीना मणि मेकलई और ज्योति निशा जैसे निर्देशकों के साथ मिलकर समकालीन भारतीय सिनेमा में जाति पर केंद्रित कहानियों को सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और आप देखिए, इन लोगों की तरह ही सिनेमा में भी उनकी अपनी वास्तविकता झलकती है, चाहे वे जानबूझकर हो या फिर अनजाने में। इस बार वो कहते हैं कि हम कुछ भी करें, हमारा जीवन हमारे काम में झलक ही जाता है। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्य धारा की हिंदी फिल्मों में जाति या फिर हाशिए के पात्रों की कहानियां बहुत ही कम दिखाई जाती हैं। ये विषय आमतौर पर 70-80 के दशक की समानांतर या फिर क्षेत्रीय सिनेमा में ही दिखती हैं। और आप देखिए, इन विषयों पर जो फिल्में बनी भी हों वो ज़्यादातर उच्च जाति, उच्च वर्ग के फिल्म निर्माताओं ने बनाई हैं और उस पर सवर्ण दृष्टिकोण की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। द हिंदू में जून 2015 की छपी एक स्टडी में पाया गया कि 2013-14 में रिलीज हुई लगभग 300 बॉलीवुड फिल्मों में से केवल 6 में मुख्य पात्र पिछड़ी जाति के थे। ये बात सही मायनों में 90 के दशक के हिंदी सिनेमा पर लागू होती है। उस दौर में हाशिए के पात्रों के लिए कोई जगह नहीं थी और इसके विपरीत तमिल फिल्मों में पिछड़ी जाति के पात्रों की संख्या अधिक थी और तमिल की जो मूवियाँ रहती हैं वो काफ़ी चलती भी हैं। हाशिए पर पड़े समुदायों को बतौर आंकड़ा देखना न सिर्फ गलत है बल्कि अमानवीय भी है। ऐसा करना आपके प्रिविलेज होने के एहसास को और बढ़ा सकता है, लेकिन इससे उन समुदायों के प्रति आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। घेवान कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा सिनेमा किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हो, ये उन लोगों की तादाद या संख्या के बारे में ना हो, सिर्फ निर्जीव आंकड़े ना हो, उनमें किसी मनुष्य की कहानी हो। मेरा सिनेमा लोगों की जिंदगियों में गहरे गोते लगाने वाले हों। और घेवान की फिल्मों में जाति का सवाल क्यों आता है? घेवान हिंदी सिनेमा की ब्राह्मणवादी प्रवृत्ति को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो अपनी पहचान खुलकर जाहिर नहीं करते थे। द हिंदू में दलित सिनेमा पर प्रकाशित एक लेख 23 जनवरी 2016 को छपे लेख न्यू वॉइसेस बट नॉट एनफ न्यूज के लिए दिए गए इंटरव्यू में आरक्षण का मुद्दा सहज ही सामने आ गया। उन्होंने कहा कि कैसे उनका छात्र और कामकाजी जीवन का ज्यादातर हिस्सा इन कथित अधिकारों को छिपाने में बीता। जातिवाद झेलने के अपने अनुभव के बारे में वो अपने एक लेख में कहते हैं, कोटे के साथ जो धब्बा जोड़ दिया गया वह आपको पंगु बना देता है, ये आपका आत्मविश्वास छीन लेता है, आपको अपने ही दोस्तों के बीच एक अनदेखे भेदभाव का शिकार बना देता है। उन्होंने पहली बार सार्वजनिक तौर पर अपनी पहचान ट्विटर और एक्स पर जाहिर की जब फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने एक दलित नेता के विमान में फर्स्ट क्लास में सफर पर चर्चा की। घेवान ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि वो दलित हैं। उन्होंने कथित जाति कार्ड का इस्तेमाल किए बगैर अपनी जगह और कद हासिल किया है। तब घेवान के नायक उनके जैसे ही थे, जैसे होम बाउंड का चंदन, जो पहले जनरल और रिजर्व्ड कैटेगरी के तहत नौकरी के लिए अप्लाई करता है। और आप देखिए, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है कि उत्पीड़न और पैदाइशी शर्म की विरासत जानबूझकर किसी दलित को अपनी पहचान छिपाने में मदद करती है ताकि कोई अलग थलग रहने के बजाय लोगों में घुल मिल सके। मसान में दीपक कुमार, विक्की कौशल शमशान में काम करने वाले डोम परिवार से आते हैं, लेकिन उनमें जिंदगी में अच्छा करने की इच्छा है। सिविल इंजीनियरिंग का वो छात्र आखिर में भारतीय रेलवे में इंजीनियर की नौकरी हासिल कर लेता। और क्या घेवान अपनी आने वाली फिल्मों में जाति के विषय को उठाते रहेंगे? घेवान हिंदी सिनेमा के उन बहुत कम दलित निर्देशकों में से एक हैं जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया। उन्हें फिल्म बिरादरी की मान्यता मिली है और शायद वो अकेले ऐसे निर्देशक हैं। वो कहते हैं कि अगर हम अपनी कहानियां नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा, लेकिन मैं सचेत होकर कहानियां नहीं तलाशता। और घेवान किसी दायरे में बंधना या फिर किसी खांचे में समाना नहीं चाहते। वे ऐसी कहानियां दिखाना चाहते हैं जो व्यापक दायरे की हों, लेकिन वो वर्ग, लिंग, कामुकता, अंतर संबंध और सवाल्टर्न समुदाय की कहानियों की ओर खींचते हैं। घेवान कहते हैं कि या मेरे हर काम धुरी रही और उम्मीद है कि भविष्य में भी यही मेरे काम का आधार होगा। क्या होगा? आधार होगा। और इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है किसकी? नीरज घेवान की। धन्यवाद।